हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फ्रॉम डेम्स में। दोस्तों, कैसा लगेगा आपको अगर आपके पास रूम का रेंट भरने के पैसे ना हो और फिर आपको एक आइडिया है जिससे ना सिर्फ आप अपना रूम रेंट भर सके बल्कि कुछ पैसे भी कमा पाएं। आज हम बात करेंगे एयरबीएनबी की सक्सेस के बारे में और सीखेंगे कि अंत तक अगर हम हार ना माने तो कामयाबी दूर नहीं। यह प्रेरणादायक है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की शक्ति के माध्यम से समाज में एक गैर लक्षित स्टार्टअप विचार कैसे सभी के लिए अवसर ला सकता है। चलिए इस सफलता की कहानी के पन्नों में झांकते हैं और जानते हैं कौन सी सीख हम अपने असल जीवन में भी लागू कर सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को स्थित एक अपार्टमेंट में दो रूममेट्स नेथन और जोई रहते थे और इस अपार्टमेंट का किराया अक्टूबर 2007 में 25% तक बढ़ा दिया गया था। किराए में वृद्धि के कारण नेथन ने अपार्टमेंट छोड़ दिया। उसी समय ब्रायन, जो कि जोई के एक मित्र थे, उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनने के लिए लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट होने की योजना बनाई। लेकिन लॉस एंजलिस में नौकरी छोड़ने के बाद उनके पास केवल $1000 ही बचे थे और अपार्टमेंट का किराया उस वक्त $1150 हो गया था। ब्रायन और जोई पेशे से डिज़ाइनर थे। उन्होंने देखा कि एक डिज़ाइन सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में ही होने जा रहा था। उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लेकर पैसे कमाने के लिए कुछ लीड्स हासिल करने का फैसला किया। लेकिन जैसा कि उन्होंने देखा कि इस सम्मेलन के लिए सभी होटल बुक हो चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों के लिए वह बिस्तर और नाश्ते की व्यवस्था करवाएंगे। यहाँ से airbedandbreakfast.com के आइडिया का जन्म हुआ। जोई और ब्रायन ने विज्ञापन करने के लिए सिर्फ एक ब्लॉग का एक बहुत ही सरल वेब पेज बनाया और कई स्थानीय ब्लॉगर्स को बैकलिंकिंग करने के लिए लिखा। ऐसा करने से उनके साथ 3 और लोग जुड़ गए जो उनके जैसी ही सर्विस देने के इच्छुक थे। यह उनके लिए एक यादगार सप्ताह था क्योंकि उन्होंने न केवल $1000 कमाए बल्कि मेहमानों को शहर का दौरा भी कराया और अतिथि के साथ सम्मेलन में समूह भी बने। कुछ महीनों के बाद जनवरी 2008 में नेथन, जो कि पेशे से एक इंजीनियर थे, उन्होंने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और तीनों बेरोजगारों ने एक व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा जो आइडिया वे सोच रहे हैं वही ख्याल और भी लोगों के मन में भी चल रहा होगा। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए 3 हफ्ते के भीतर उन्होंने एक वेबसाइट airbedandbreakfast.com विकसित की, जिसमें कुछ वेब पेज थे जिन्हें सम्मेलनों की एक लिस्ट के रूप में डिज़ाइन किया गया था, जहां स्थानीय लोग केवल विशेष सम्मेलनों के लिए अपने अतिरिक्त बेडरूम को रजिस्टर करा सकते थे और बाहर से आने वाले लोग इसे देख सकते थे और इन सेवाओं का लाभ भी उठा सकते थे। लगभग 1 दर्जन प्रॉपर्टीज़ को airbedandbreakfast.com पर रजिस्टर किया गया, लेकिन केवल 2 से 3 ही लोग ने होमस्टे बुक किया। यह वह चरण था जहां पर एयरबीएनबी को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और उसकी सफलता की कहानी का यह एक बड़ा धक्का साबित हुआ। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ऐप को अपग्रेड करने के बारे में सोचा और भुगतान प्रणाली यानी कि पेमेंट ऑप्शंस में संशोधन करने लगे ताकि मेज़बानों को अपने मेहमानों को आतिथ्य प्रदान करते वक्त पेमेंट प्राप्त करने में असुरक्षित न महसूस होना पड़े। और 2008 की गर्मियों में उन्होंने कुछ और अपडेट्स के साथ airbedandbreakfast.com को रीलॉन्च किया ताकि किसी होटल की बुकिंग की तरह महज 3 क्लिक्स में कोई भी होमस्टे बुक कर सके। और उन्होंने अब यह बुकिंग सिर्फ सम्मेलनों तक सीमित नहीं रखी, उन्होंने इसे सभी के लिए खोल दिया, फिर चाहे कोई पर्यटक हो या फिर ऑफिस के काम से आया हुआ व्यक्ति। और सबसे बड़ी बात यह होटल के पर नाइट चार्जेस से सस्ता था। उन्होंने वेबसाइट के इस नए रूप को एक इवेंट डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से 3 महीने पहले लॉन्च करने के लिए सोचा था, जो अगस्त 2008 में होने वाला था, जहां बराक ओबामा राष्ट्रपति पद के लिए लोकतांत्रिक पार्टी का नामांकन प्राप्त करने वाले थे। कोई भी स्टार्टअप फंडिंग से जुड़ी हुई परेशानियों में फंसता ही है। चलिए प्रकाश डालते हैं 2008 में चल रहे एयरबीएनबी की फंडिंग स्ट्रगल पर,
जिसने एयरबीएनबी को एक स्टार्टअप सनसनी बना दिया था। यह एक ऐसा फंडिंग संघर्ष था जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। एयरबीएनबी वेबसाइट के इन ट्रायल और एरर फेज के दौरान उन्हें क्रेडिट कार्ड का इतना इस्तेमाल करना पड़ा कि उन्हें भारी कर्ज का सामना करना पड़ रहा था। यह एयरबीएनबी सफलता की कहानी वास्तविक व्यापार संघर्ष के दौरान सकारात्मक रहने का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऋण से बाहर आने के तरीके खोजते वक्त उन्होंने एक राजनीतिक इवेंट पर अपना ध्यान केंद्रित किया। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन कार्यक्रम स्टेडियम में 80,000 लोगों की क्षमता के साथ आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन उस आयोजन में केवल 17,000 होटल के कमरे ही उपलब्ध थे। उन्होंने इस अवसर को प्राप्त करने के लिए सोचा। इससे उन्हें धन जुटाने और भारी ऋण से बाहर आने में मदद मिल सकती थी। वेबसाइट लॉन्च होने के पहले सप्ताह के भीतर लगभग 800 प्रॉपर्टीज रजिस्टर हो गई। इस बीच यह खबर भी आई कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक लोगों की संख्या और भी बढ़ सकती है, लेकिन उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। एयरबीएनबी के तीनों संस्थापकों ने पत्रकारों को लिखा कि उनके पास अपनी वेबसाइट पर 800 प्रॉपर्टीज लिस्टेड हैं जिस पर लोग होमस्टे बुक कर सकते हैं। जल्द ही वह समाचारों में शामिल हो गए और CNN पर लाइव भी आए, जिसके बाद लगभग 100 लोगों द्वारा वेबसाइट पर होमस्टे करने के लिए रजिस्टर किया गया। लेकिन इवेंट के एक सप्ताह बाद ही व्यवसाय शून्य में आ गया और वे airbnb.com की ओर अपेक्षित बुकिंग और अतिथि प्रतिक्रिया प्राप्त करने में असमर्थ थे। यह तब था जब वे सचमुच कर्ज के एक बड़े तालाब में थे। एयरबीएनबी सफलता की कहानी के पीछे सबसे कठिन संघर्ष यहाँ शुरू हुआ था। जीवित रहने और उस कंपनी को वित्त देने के लिए एयरबीएनबी संस्थापकों ने प्रेस की ओर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। नवंबर 2008 में होने वाले आगामी चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने वाले राजनीतिक पत्रकारों को समझाने के लिए उन्होंने विचार मंथन कर एक निष्कर्ष निकाला। क्यों ना हम हमारे नाश्ते की सुविधा को और बेहतर बनाएं। उन्होंने सीरियल के बॉक्सेस को चुनावी उम्मीदवारों के नाम पे प्रिंट करवाया, जैसे कि कैप मकेन्स और ओबामा ओज, और सुपरमार्केट से लोकल सीरियल के डब्बों को खरीदा। फिर उनमें से सीरियल को निकालकर चुनाव प्रचार वाले डब्बों में भर दिया। पत्रकारों को सिर्फ ईमेल भेजने की बजाय उन्होंने प्रत्येक रिपोर्टर को प्रत्येक बॉक्स के लगभग 100 पीसेस भेजे। यह तरकीब काम कर गई। उन्हें फिर से CNN पर लाइव बुलाया गया। उन्होंने ओबामा ओट्स से प्रत्येक बॉक्स $40 की कमाई की, जबकि इन बॉक्सों में से प्रत्येक की वास्तविक लागत $1 से $2 ही थी। और इस सप्ताह में उन्होंने $30,000 कमाए, जिसमें से वे केवल अपने बकाया ऋण को ही निकालने में सक्षम रहे। अकेले कर्जों का सामना करना बहुत ही मुश्किल था, तो उन्होंने अपने पारंपरिक तरीकों से धन जुटाने की कोशिश की। इसके लिए वह वेंचर कैपिटलिस्ट और निवेशकों के पास गए, लेकिन हर जगह से खारिज होने के साथ चीज़ें और ख़राब होती गई। यह वह समय था जब उनके पास हार मान लेने के 90% संभावनाएं थी और केवल 10% ही संभावना उनके आगे बढ़ने की थी। उस वक्त उनके एक सलाहकार ने उन्हें एक सलाह दी कि क्यों न वे वाई कॉम्बिनेटर में पॉल ग्रेहम द्वारा संचालित एक कार्यक्रम में आवेदन करें। उन्होंने यह बात मानी और आवेदन किया। अंत में उन्हें इंटरव्यू के लिए चयनित भी किया, लेकिन वह अच्छा नहीं गया। जब वे इंटरव्यू से बाहर जा रहे थे तो जोई ने पॉल को ओबामा सीरियल का एक डब्बा दिया और उसके पीछे की कहानी बताई। पॉल को यह कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने एयरबीएनबी को प्रोग्राम में शामिल कर लिया। यह वह बिंदु था जहां चीज़ें अच्छी होने लगी। वाई कॉम्बिनेटर के माध्यम से उन्हें वर्ष 2009 में $5,85,000 की पहली फंडिंग मिली। इस फंडिंग के बाद उन्होंने एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट का नाम चेंज करके एयरबीएनबी रख दिया था। यह फंडिंग अभी भी उनके व्यवसाय में तेजी लाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन यह निवेश एक प्रमुख वेंचर कैपिटल फर्म द्वारा किया गया था, जिससे एयरबीएनबी पर अन्य शक्तिशाली वेंचर कैपिटल फर्मों का ध्यान केंद्रित होना शुरू हो गया था। जब आप कुछ अलग करते हैं तो
तो निश्चित ही उससे एक परिवर्तन आता है। यही एयरबीएनबी ने भी करना शुरू किया। आइए उनके परिवर्तन की इस योजना पे प्रकाश डालते हैं। कम उम्मीद के बावजूद टीम की भावना अभी भी अधिक थी और उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने व्यवसाय पर अपनी 100% ऊर्जा खर्च नहीं की है। एयरबीएनबी के संस्थापक फिर से सुधार करने में जुट गए। इस बीच उन्हें उन निवेशकों में से एक से बहुत अच्छी सलाह मिली। उन्होंने एयरबीएनबी टीम से पूछा कि उनके यूजर्स कहाँ स्थित हैं। एयरबीएनबी के अधिकांश यूजर्स न्यूयॉर्क से थे। टीम को सलाह दी गई कि वे न्यूयॉर्क जाकर सभी यूजर्स से मिलें। उन्होंने न्यूयॉर्क का दौरा किया और यूजर्स से मुलाकात की। इससे उन्हें पता चला कि मेज़बानों ने वेबसाइट पर लिस्टेड प्रॉपर्टीज़ की धुंधली और ख़राब तस्वीरें पोस्ट कर रखी थी। इसलिए ब्रायन और जोई प्रत्येक मेज़बान के पास गए और वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए बहुत सुंदर फ़ोटो क्लिक किए और उन्होंने मेज़बानों के लिए प्रोफाइल में आकर्षक विवरण भी लिखे। हाई क्वालिटी वाली फ़ोटो अपलोड करने, आकर्षक प्रोफाइल विवरण और कम कीमतों के परिणाम स्वरूप एयरबीएनबी की वेबसाइट पर फिर से विजिटर्स आने लगे। उनके पास अचानक से एक समृद्ध और अनूठा उत्पाद यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट था। एक पूर्ण अवकाश यानी कि वैकेशन, रेंटल और ट्रैवल प्लेटफॉर्म था। एयरबीएनबी पर दुनिया भर के मेहमानों ने न्यूयॉर्क में होमस्टे बुक करना शुरू कर दिया और एयरबीएनबी होस्ट ने भी पैसा बनाना शुरू कर दिया था और इस अवधारणा का प्रचार शुरू हो गया और इसी तरह एयरबीएनबी की सफलता की कहानी अपनी पहली जीत हासिल कर पाई। फिलहाल एयरबीएनबी पर दुनिया भर से 6 लाख प्रॉपर्टीज लिस्टेड हैं और 11 मिलियन गेस्ट अभी तक इस वेबसाइट पर बुकिंग कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपको यह सक्सेस स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।